देखते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर। किस पर? काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। यदि हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में अभी आगे क्या पढ़ना है आपको? प्रकार। ठीक है। यदि हम पूरे ग्लोबली देखें तो क्वेश्चन दो ही तरीके के आते हैं। कितने? दो तरीके के आते हैं। पहला जो है वो कौन सा है? फेडरल। कौन सा है? और दूसरा कौन सा है? बोलो भैया। यूनिटरी क्वेश्चन। दो तरीके के क्वेश्चन हैं आपके यहां, यानी आपके वैश्विक स्तर पर जो संविधान है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो जो है वो दो ही तरीके का है। पहला कौन सा है? फेडरल क्वेश्चन। और दूसरा क्या है? यूनिटरी क्वेश्चन। फेडरल क्वेश्चन क्या होता है? संघात्मक संविधान क्या है? कोई बताएगा? और ये जो, हाँ वो तो है ही है। ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, नॉट अ डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के हिसाब से ही इसे क्लासिफाई किया गया। ठीक है ना? तो क्या है फेडरल क्वेश्चन? क्या है आपका? पहला, रुको, कि जिसमें समस्त कार्यपालिकी शक्ति यानी होल पावर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर, कहां? केंद्र, और उनके यूनिट्स यानी स्टेट्स के बीच में क्या होता है? डिवाइड्स है। जहां पे समस्त शक्तियां केंद्र और राज्य के मध्य क्या है? विभाजित है, और राज्य स्वतंत्र रूप से अपनी स्फीयर में रह करके कार्य करते हैं। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। पावर का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। किसके बीच में है? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और यहां पे स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, ये सेंटर के सबऑर्डिनेशन में काम नहीं करती हैं, ये स्वतंत्र होकर के कार्य कर रही हैं। बात समझ पाए? ये कैसी व्यवस्था है आपकी? संघात्मक। ये फेडरल है। और यूनिटी क्वेश्चन क्या है? जिसमें समस्त शक्ति किसी एक ही निकाय में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसमें निहित होती है, जबकि उसके यूनिट्स स्टेट या प्रोविंसेस जो है वो उनके सबऑर्डिनेशन में रह करके काम करती हैं। वो क्या कहलाती हैं? आपके यूनिटरी क्वेश्चन। बात समझ पाए? मैंने दो चीजें बताया। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट है किसके बीच में? सेंटर और उनके यूनिट्स के बीच में, सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, सेंटर एंड अदर एंटिटीज के बीच में, तो कैसी व्यवस्था है वहां पे? कैसा संवैधानिक व्यवस्था है? फेडरल है। और यदि होल पावर किसी एक एंटिटी में वेस्ट करती है, जो कि मेनली वहां की क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो उनकी एंटिटीज हैं उनके सबऑर्डिनेशन में रह करके काम करती हैं, वो व्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी यूनिटी क्वेश्चन। क्लियर हुआ? यदि ये सामान्य तौर पे, फिर इसकी कोई परिभाषा नहीं है 366 में आपकी इसकी कोई परिभाषा फेडरल की और यहां पे नहीं मिली। फेडरल वर्ड जो है किसको नहीं समझ में आया? नहीं आया? पावर किसके बीच में बट रहा है? सेंटर और स्टेट के बीच में बच रहा है। बट या भाई ये देखो, सेंटर है, सेंटर के कुछ स्टेट्स भी होंगे यहां पे, सेंटर, और ये कौन है आपका? S1 है। ये कौन है? S2। इनके बीच में क्या है? शक्तियों का विभाजन है, वितरण है। सीख लीजिए आप लोग, हिंदी नहीं बोलेंगे। क्या है? वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। ये यूनिट्स में पावर क्या हो रहे हैं? और यहां पे ये जो स्टेट है वो इंडिपेंडेंटली ऑटोनॉमस होकर के अपने स्फीयर में रह के क्या कर सकता है? काम कर सकता है। यानी स्टेट इज नॉट वर्किंग और एक्सरसाइजिंग देयर पावर अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ सेंटर। बात समझ पाए? जबकि इसी का उल्टा कर दीजिए, सारा का सारा पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। किसके पास? और ये कैसे काम कर रहे हैं? इसके सबऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। ये व्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी यूनिटरी। बात समझ पाए? तो कोई भी देश का जो संवैधानिक व्यवस्था है वो यूनिटरी है या फेडरल है, इसे कैसे आप फाइंड आउट करोगे? इसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए। कितने? 5। फेडरल वर्ड जो है आप जान लीजिए कि ये किससे बना हुआ है? फोइडस से। किससे? फोइडस से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? और फोइडस का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट एंड
या और ट्रीटी क्या हो रही है? ट्रीटी हुई है, संघ बना हुआ है, और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई क्वेश्चन आपका फेडरल है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए आपके पास जो लिटमस पेपर है वो कौन सा लिटमस टेस्ट? वो है 5 एलिमेंट्स। कौन से? और ये 5 एलिमेंट्स जिसके क्वेश्चन में होंगे उन्हें देखा जाएगा कि वो फेडरल होगा, यदि नहीं है तो वो फेडरल नहीं हो सकता है। ठीक है ना? देख लिया जाए पहला क्या है। पहला जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द या फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है आपका? सुप्रीमेसी। बोलो भाई, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, दूसरा क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फोर्थ क्या है आपका? इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो, 5 एलिमेंट्स हैं आपके पास, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला कौन सा है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कौन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फोर्थ, पकड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग? क्लियर हो रहा है? पहला क्या है? अब यूपीएससी का एक शानदार क्वेश्चन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज, 4 ऑप्शन बना करके दे रहा है, इसमें से एक गायब कर देगा, बताइए। और आपसे पूछ रहा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट। बोलो भैया, यहां पे और कुछ दे सकता है। 5 एलिमेंट्स में पहला सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या है आपका? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। चौथा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। पांचवा रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए कि इंडिया के क्वेश्चन में है या नहीं है। यदि ये एलिमेंट्स होंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? फेडरल होगा। नहीं होगा तो फिर और कहीं चेक करेंगे। बोलो, चेक किया जाए वन बाय वन। पहला क्या था? सुप्रीमेसी ऑफ, ये है कि नहीं आपके पास? कहां दिखता है ये? रुक जाओ भाई, कहां दिखेगा ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कहां पे है? आर्टिकल 13 पढ़ते हैं आप। क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 13 में पहला क्लास क्या है? 2 क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो इसकी सुप्रीमेसी को बताता है, ठीक है। आर्टिकल 13 सबके पास है? खोल सकते हैं, खोल के जरा देखिए जरा। पहला क्लास क्या कह रहा है? कोई भी ऐसा लॉ जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के पहले तक क्या था? इनफोर्स है, जो पहले से चला आ रहा है। यानी इसकी बात करें तो हम ये किसकी बात कर रहे हैं? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। किसके? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल। खुल गया सबका? कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले के जो बने हुए कानून है, जो एग्जिस्टिंग लॉज थे और जो अभी कंटिन्यू है। और दूसरा किसके बारे में बात कर रहा है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। किसके बारे में बात कर रहा है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बोलो भैया, प्री एंड पोस्ट। इसका मतलब ये जो 26 जनवरी 1950 के बाद से क्या हुए हैं? आए हैं। इनका जन्म जो हुआ है वो कब हुआ है? वो 26 जनवरी 1950। एक एग्जांपल दें आपको, आईपीसी कब की है आपकी? 1500 की है। कब की? 1860 का एक्ट है, 62 में लागू हुआ था। 62 1 जनवरी 1862 को। कैसा लॉ है ये? आईपीसी आज भी आपके यहां है। इंडियन पेनल कोड जो है वो आज भी चल रही है आपके यहां।
एक्ट कब बना था? कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले बना था। ये कैसा लॉ है आपका? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो कब आया है? 1872 में आया है। आईसीए, बोलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कैसा लॉ है आपका? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो पोस्ट का आप लोगों को बहुत पता होगा, है कि नहीं? पोस्ट पता है? आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट पता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब आया है? 2000 में आया था। आईटीआई फिर कब आई थी? 2005 में आई थी। बोलो भाई। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है आपका वो कब आया था? 2005 में आया था। आईटी एक्ट कब आया है आपका? 2000 में आया है। इसका मतलब ये कैसा लॉ है आपका? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ठीक है ना? अब जरा देखिए आर्टिकल 13, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? यानी 26 जनवरी 1950, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, कब का है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? 1986 का है। कब का है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रोविजन एक्ट जो था वो कब का है आपका? 1981 का है। कब का है? और वाटर एक्ट जो है आपका कब का है? 1974 का है। यूपीएससी एनवायरमेंट में पकड़ना पड़ेगा इसे आपको, ठीक है ना? सीधे सीधे कभी कभी सेम आपसे एक्ट ही पूछ रहा है कि बताओ जरा कब का है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है आपका? 1972 का है। वाटर एक्ट कब का है? 74 का है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है आपका? 86 का है। एयर एक्ट आपका कब का है? बोलो। 81 का है। तो ये कैसे लॉज हैं आपके? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो समझ में आ गया होगा भाई। चलो जरा देखो, मैं आपको पहले एलिमेंट पे रोका हूं। पहला एलिमेंट क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहता है क्या? पार्ट थर्ड आपने पढ़ा होगा। कौन सा पार्ट? पार्ट थर्ड में क्या बताया गया है? फंडामेंटल राइट्स। किसके बारे में बात की गई है? फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल जो राइट्स हैं आपके वो कहां से कहां तक है? 12 से लेकर के 35 तक बताया गया है आपका। कहां से कहां तक है? ठीक है ना? 12 से लेकर के 35 तक जो है वो क्या बता रहा है आपका? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। पार्ट थर्ड के बारे में बात कर रहा है। और कहता है कोई भी ऐसा लॉ जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले है, पहले का मतलब कब? 1950, 26 जनवरी 1950 के पहले का है, यदि उसका कोई भी प्रोविजन, उसका कोई भी प्रावधान, उसका कोई भी सेक्शन, यदि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में जो प्रावधान बताए गए हैं उससे इनकंसिस्टेंट होगा, तो उस एक्सटेंट तक वो वाइड हो जाएगा जिस एक्सटेंट तक वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। बात समझ पाए आप? इसका मतलब क्या था यार? इसका मतलब क्या है? ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? उसकी सुपीरियरिटी को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? आपने क्या देखा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। कौन? मेरी बात आप समझ पाए? और इसका कौन सा? पार्ट थर्ड वर्सेस कौन है? पार्ट थर्ड। बात समझ पाए आप? आर्टिकल कौन सा? 12 से 35। इनके और इनके बीच में इनका कोई भी प्रोविजन यदि इसके किसी भी प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट होगा तो इनका, उसका नहीं, किसका? इनका, वो प्रोविजन क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? वाइड होगा। कहां तक होगा? तो दैट एक्सटेंट, जिस एक्सटेंट तक वो क्या हो रहा है? इनकंसिस्टेंट होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हो गया? वेरी गुड। अब यूपीएससी वालों, ये बात क्लियर हो गई, इसकी सुप्रीमेसी पता चली आपको? इस समय सुप्रीम कौन है यहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब कि जो लॉ पहले बना दिए गए थे, यदि उसका कोई भी प्रावधान संविधान के लागू होने के बाद
यदि उसके पार्ट थर्ड से इनकंसिस्टेंट हो गया तो आर्टिकल 13 का क्लास 1 कह रहा है कि वो उसे क्या होना होगा, वाइड होना होगा टू दैट एक्सटेंट जहां तक वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है? ये इसकी सुप्रीमेसी बता रहा है। जरा देखिए, एक एग्जांपल आपको दूं। 377 आईपीसी का प्रोविजन है, किसका? ये है, बोलिए, ये दो प्रोविजन था ना आपके यहां, कहां से आया था ये? आईपीसी के सेक्शन 377 से आया है। कहां से आया है? आया था। इसे कोर्ट ने क्या कर दिया है, रिकॉग्नाइज कर दिया है। क्या कर दिया है? और ये वर्सेस हो गया किसके? आर्टिकल 21 के। किसके? 377 वर्सेस 21। हुआ कि नहीं हुआ? डिग्निटी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? यानी उस जेंडर की भी अपनी क्या है, एक डिग्निटी है, उसे भी अपने जेंडर को क्या करना है, डिग्निफाई कर सकता है। ये उसके पास राइट्स है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये क्या कह रहा था? ये क्या कह रहा था कि यदि ऐसा है, ये तो समझ रहे हैं आप लोग ना भाई, तो ये बात होगी पनिशेबल। क्या होगी? पनिशेबल है। ठीक है ना? आप ये बताइए, 377 में क्या बताया गया था? अननेचुरल लस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन ऑफ अननेचुरल लस्ट। लेकिन यदि ये आर्टिकल का वायलेशन ना हुआ होता तो ऐसी स्थिति में ये सेक्शंस जो है आपका स्टैंड करता। लेकिन ये इसे क्या बना दिया है, इसे पनिशेबल बनाया था। इसे क्या बनाया था? पनिशेबल बनाया था। जो कि किसका वायलेशन कर रहा है? आर्टिकल 21 का कर रहा है। और किसका कर रहा है? आर्टिकल 19 का भी कर रहा है। बोलो भैया, राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस आपका है, तो आप ये डिसाइड भी कर सकते हो कि आपको किससे मैरी करना है। शादी करने का अधिकार ये आपको है कि नहीं है? बोलो भाई, राइट टू चॉइस इज योर फंडामेंटल राइट। राइट टू चॉइस, राइट टू फाइंड योर सेक्सुअल पार्टनर्स, ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट। तो यहां पे वो क्या हो रहा है, वही हो रहा है। और यदि इसका वायलेशन हुआ तो किसका वायलेशन हुआ? 21 का वायलेशन हुआ, 19 का वायलेशन हुआ। और वायलेशन हुआ तो ये सेक्शन क्या हो गई? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई। क्या कर दी गई? तो कौन टिका? कौन टिका? तो क्यों टिक गया? क्योंकि सुप्रीम है। क्या है? यदि उससे इनकंसिस्टेंट होगा तो इन्हें उस सीमा तक, किस सीमा तक, इनकी सीमा क्या है? ये अभी भी क्या है? अभी भी क्या है? अभी भी ये पनिशेबल है। अभी भी क्या है? ये पार्शियल अनकॉन्स्टिट्यूशनल की गई है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? टू दैट एक्सटेंट जहां तक ये इसको वायलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी यदि ये आपस में नॉन कंसेंसुअल हैं तो इनको अभी भी ये पनिशमेंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? मेरी बात आप समझ पाए? तो ये किस सीमा तक? जिस सीमा तक ये वायलेट हो रहा है और ये नॉन कंसेंसुअल है, तो अभी भी ये सेक्शन उनके ऊपर क्या होने वाला है? लागू होने वाला है। बात समझ पाए आप? तो ये 377 क्या है? पार्शियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया। क्या किया गया? बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? टू दैट एक्सटेंट टू बी वाइड। भैया 497, अच्छा ये जो केस आई थी अभी सुप्रीम कोर्ट की, लैंडमार्क केस है ये, ठीक है। कौन सी केस थी ये? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में इसे पार्शियल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21। क्लियर है? चलिए 497, ये 497 आप लोगों ने पढ़ा होगा ना यूपीएससी वालों। ये एडल्ट्री के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होती है? सबको पता है, ठीक है। ये कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ। ये कौन है?
हस्बैंड एंड वाइफ है, बोलिए, और इनके रिलेशंस क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हैं, बोलो भैया, यक्स से कर देते हैं। इसने क्या कमिट किया रहा है, क्या कमिट करा है इसने, एडल्ट्री का ऑफेंस कमिट करा है। यदि देयर इज अ रिलेशन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन यक्स एंड डब्ल्यू, ये हो गया, और ये पनिशेबल है कहां पे, आईपीसी में 497 में पनिशेबल था, बोलो पनिशेबल था। इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। रीजन कि यदि ये बात तब ऑफेंस हो रही है कि जब ये इसकी कंसेंट के बिना इसके साथ रिलेशन बना रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इसने ऐसी कंसेंट दे रखी होती यक्स को, तो ये बात क्या नहीं होती, क्या नहीं होने वाली थी, ऑफेंस नहीं होने वाली थी। पहली बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, क्या दिखा आपको यहां से, यहां पे ये क्या दिख रही है, यानी इसकी ये क्या है, प्रॉपर्टी, ये चाहेंगे तो ये क्या होगा, पनिशेबल होगा, यानी, और यदि ये कंसेंट दे दी तो ये बात पनिशेबल नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? ये क्या बता रहा है उनका, उसका, इसका सबऑर्डिनेशन दिखा रहा है, ये उसकी चैटल है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, खतरनाक, ठीक है, ये बात तो हो गई। अब यहां पे जरा ये तो एक रिलेशन हुआ, ये हस्बैंड एंड वाइफ मैरिज होनी बहुत जरूरी है यहां पे। मान लीजिए कि इनके कोई रिलेशंस हैं, ये भी तो हो सकते हैं भाई, चलो ले आते हैं इनको, GIRL, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में देखिए जरा, ये मैरिड नहीं है, क्या नहीं है, मैरिड नहीं है, और इनका इसके साथ रिलेशन है, ठीक है ना। सी डजंट हैव राइट कि ये इनके अगेंस्ट क्या कर सके, कोई एक्शन ले सके, या इस लड़की के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके। बोलो भैया, ये क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं था? ये इधर भी तो हो सकता है, नहीं समझ पाए आप? अच्छा, एडल्ट्री का ऑफेंस जो होता है ऑलवेज मैरिड वुमेन के लिए होता है, किसके लिए होता है, मैरिड वुमेन। अब ये शादी भी नहीं की है, मेजर है, तो 376 भी नहीं होने वाला है, यानी यहां पे रेप का ऑफेंस भी नहीं लगने वाला है, कंसेंसुअल है। इसके पास क्या रेमेडी है, यदि ये यहां गई थी तो इनके पास रेमेडी थी, और ये भाई साहब जब यहां आए थे तो इसके पास कोई रेमेडी नहीं। देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन, है कि नहीं? आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, किसका हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भैया, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया, और किसका, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। प्रॉपर्टी नहीं है, डिग्निटी है उसकी, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो। बोलो, ऐसी स्थिति में ये वर्सेस हो गया, किसके वर्सेस हो गया? फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, किसके अगेंस्ट जा रहा है? और 21 भी आ गया कि नहीं आ गया? एक में तो संभल ही नहीं रहा है, दो दो आ गए, बोलो, एक तो अपने आप में ही क्या है, पर्याप्त है, दो दो का वायलेशन कर रहा है और भी कर रहा है, ठीक है ना। वैसी स्थिति में क्या होने वाला है, इनको क्या डिक्लेयर किया जाने वाला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। मेरी बात आप समझ पाए? कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, सुप्रीम हुआ कि नहीं हुआ? टिक पा रहे हैं? नहीं टिक पाएंगे, बोलो भैया, तो ये चले गए। दूसरा क्लास जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब क्या है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। स्टेट का मतलब, फिर मैं वही 12 याद दिला रहा हूं आपको, स्टेट का मतलब क्या, याद करो भैया, किसको याद करना पड़ेगा, जरा देख लो यार। स्टेट यहां पे वो उत्तराखंड और यूपी नहीं है, यहां पे स्टेट का मतलब आर्टिकल 12, या डीपीएसपी की बात है तो कौन सा, आर्टिकल 36, दोनों इक्वल है। आइए जरा, पहला क्या है स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कौन है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट हो गया। दूसरा कौन है आपका, स्टेट गवर्नमेंट एंड
स्टेट लेजिस्लेचर कौन है? थर्ड, दूसरा हो गया। और तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा लोकल अथॉरिटी। बोल नहीं पा रहे हैं आप लोग, लोकल अथॉरिटी। एंड नेक्स्ट वन अदर अथॉरिटी कौन होगा? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? अदर अथॉरिटी। ठीक है ना? कौन करने वाला है? हु विल डिसाइड? यहां पे क्या मिल गया इसको? स्कोप किस बात का? इंटरप्रिटेशन का। और जहां पे भी इंटरप्रिटेशन है वहां पे जुडिशियल रिव्यू है। इसका मतलब समझ पाए आप कि आप लोग जुडिशियल रिव्यू के बारे में सिर्फ यही समझते हैं ना कि 32 और 226। मैं आपको दिखाऊंगा कहां कहां जुडिशियल रिव्यू है आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 13 भी जुडिशियल रिव्यू लेकर बैठा हुआ है। चेक करेगा कि नहीं करने वाला है? वो चेक करेगा, यस, कि ये अथॉरिटी क्या है कि नहीं है। इसे क्या डिक्लेयर करना है? इसे स्टेट डिक्लेयर करा गया। क्या डिक्लेयर करा गया? इसके पीछे क्या फिलॉसफी रही होगी? दर्शन क्या रहा होगा इसका? यदि हम स्टेट के बारे में सिर्फ यही इतना माने होते कि सिर्फ सेंटर है और उत्तराखंड है, तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना करके आपके फंडामेंटल राइट्स को खींच लेती कि नहीं लेती? यदि हम सिर्फ सरकार को मानते तो। और यदि हम लेजिस्लेचर को मानते तो गवर्नमेंट खींच लेती है हमारे फंडामेंटल राइट्स। हो जाता कि नहीं हो जाता? अब उनको हमने कहां ला दिया है? परव्यू में ला दिया है। आप भी स्टेट हैं, आप भी स्टेट हैं, आप बोलो, सारे के सारे स्टेट हैं। और क्या कह रहा है? स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। इट मींस ये कोई कानून नहीं बनाएंगे, ये कोई कानून नहीं बना सकते हैं, ये कोई कानून नहीं बना सकते, ये नहीं कोई कानून बनाएंगे। लोकल अथॉरिटी, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी भी कानून नहीं बना सकती है। अदर अथॉरिटी भी ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है जिससे कि आपका फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट किया जा सके। बात समझ पाए? छीन नहीं सकते आप। तो इतना एग्जॉस्टिवली इसको डिफाइन करा गया इसीलिए। और ये सिर्फ पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए ये डेफिनेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? क्योंकि आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है वो किसके अगेंस्ट मिला हुआ है? स्टेट के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट मिला हुआ है? स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है। बोलो बेटा। मैं बहुत बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता हूं, घूम जाऊंगा तो फिर घूम जाऊंगा, ठीक है? एफआर जो है किसके अगेंस्ट है? किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है? स्टेट एज वेल एज अ सिटीजन एंड अ पर्सन। और आप देखिए, तो इसलिए स्टेट होना जरूरी है। और इसके लिए स्टेट कहां है? 12 में। इसका मतलब पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट इसके लिए क्या है? आर्टिकल 21 के लिए स्टेट पार्लियामेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट है। आर्टिकल 14 के लिए भी, आर्टिकल 15 के लिए भी। जब आप 15 पढ़ते हो तो आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। इसका मतलब क्या हुआ? कि स्टेट जैसे ही आए आर्टिकल 12 रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके माइंड में, है कि नहीं? तो इसमें पार्लियामेंट ऐसा कोई विभेद नहीं कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई विभेद नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, लोकल अथॉरिटी नहीं कर सकती, म्यूनिसिपैलिटी ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती है जो कि किसके ग्राउंड पर हो? रेस के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर हो, जेंडर के आधार पर हो। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, जो 5 ग्राउंड्स बताए गए आपके। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो अब यहां पे स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, और लॉ का मतलब क्या है? लॉ भी तो समझना पड़ेगा आपको। तो लॉ का मतलब क्या हुआ? लॉ का मतलब ये आपको कहां दिखाई पड़ेगा? आर्टिकल 13 का कौन सा क्लॉज है? 3। और कौन सा है? ए। यहां पे आर्टिकल 13 3A में लॉ के बारे में बात करा है। और जरा गिनाइए आप लोग जरा, कौन कौन सा है यहां पे लॉ? पहला कौन सा है? ऑर्डिनेंस है। पहला कौन सा? नेक्स्ट वन ऑर्डर, नेक्स्ट बाई लॉज है, रूल है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है? कस्टम एंड यूसेजेस, बोलो भाई, कस्टम एंड यूसेजेस। तो 13 3A आप देखिए जरा क्या बता दिया है। पहला ऑर्डिनेंस क्या होगा? लॉ होगा। ऑर्डर क्या है आपका? बाई लॉज क्या है आपके? लॉ है। रूल्स आपके क्या है? लॉज है। रेगुलेशन आपका क्या है? लॉ है। नोटिफिकेशन क्या है आपका?
लॉ है, बोलो भैया। और कस्टम एंड यूसेजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है ना। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, लॉ। क्या है, क्लियर हुआ। फिर से जरा देखो इसे, पहला क्या था, दूसरा क्या है, नेक्स्ट पढ़िए पढ़िए फटाफट। आठ चीजें हैं, तो आपसे क्या कहा है, जरा देखो। स्टेट क्या नहीं करने वाला है, shall नॉट मेक द लॉ, क्या नहीं कर सकता है, लॉ नहीं बनाएगा। बात समझ पाए आप। जरा स्टेट में कौन है, पार्लियामेंट, और कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। कौन है, बोलो भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। दूसरा कौन है, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। स्टेट जैसे ही है, ये चार चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके माइंड में। इसका मतलब म्यूनिसिपैलिटी ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता। और लॉ शब्द आता है तो लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस, लॉ का मतलब क्या हो गया, और क्या है, ऑर्डर, और क्या है आपका, बाई लॉज है। नेक्स्ट क्या है आपका, रूल्स है। फिर क्या है आपके, रेगुलेशंस हैं। फिर क्या है आपका, बोलो भैया, नोटिफिकेशन। नेक्स्ट कस्टम एंड यूसेजेस। जहां भी लॉ है, इसका मतलब इतनी चीजों को लेकर के बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं बनाया जा सकता। ऑर्डिनेंस क्या है, लॉ है। ऑर्डिनेंस क्या है, जरा देखो, ऑर्डिनेंस कौन दे रहा है, ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है, बोलो भैया, प्रेसिडेंट करने वाला है, गवर्नर करने वाला है। करेगा कि नहीं करेगा। आपने क्या पढ़ा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कितने ऑर्गन्स आपके पास आए हुए हैं, कौन कौन सा है, कौन है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये तो पढ़ा है आप लोगों ने ना, बोलिए। लेजिस्लेचर में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, पार्लियामेंट आ रही है। और पार्लियामेंट में कौन आता है, कौन आ रहा है, एलएस, आरएस, प्रेसिडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कौन है, पार्लियामेंट इज द पार्ट ऑफ, प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव हेड है। मेरी बात आप समझ पाए, नहीं समझ पाए। तो ये और ये क्या बनाने वाले हैं, लॉ बनाने वाले। ये क्या बनाने वाले हैं, लॉ बनाने वाले, इनैक्टमेंट्स आने वाला है। और ये क्या इशू करने वाले हैं, ऑर्डिनेंस। दिस ऑर्डिनेंस कंसिडर्ड एज अ लॉ अंडर द आर्टिकल 13(3)(a। क्या होने वाला है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इनके ऑर्डिनेंस को कवर ना किया गया होता तो पार्लियामेंट ला ना बनाता, ये ऑर्डिनेंस बना के ले लेते आपके फंडामेंटल राइट्स। बोलो भाई, ले लेते कि नहीं खींच लेते। आज ले आओ 6 हफ्ते के लिए ही सही, ठीक है नहीं। तो पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगी ना भाई। तो प्रेसिडेंट क्या बना रहा है आपका, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है, इसका मतलब ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता है जिससे कि फंडामेंटल राइट्स एब्रोगेट हो। क्या हो गया है, जरा देखो जरा, ये प्रेसिडेंट क्या है, स्टेट है कि नहीं है, प्रेसिडेंट स्टेट है, बता दीजिए। आ गया है पार्लियामेंट, कहां गया, दिस वन, पार्लियामेंट में ये स्टेट हो रहे हैं। और इनके द्वारा जो प्रोमलगेट किया जा रहा है ऑर्डिनेंस, दिस वन, ये क्या हो रहा है आपका, लॉ हो रहा है। और यदि इससे आपके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो रहे हैं तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, वाइड होगा उस एक्सटेंट तक जहां तक आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। नहीं समझ में आई बात, आ गई, वेरी गुड। ऑर्डर, आप आईएएस बन करके जाएंगे, आईपीएस बन करके जाएंगे, है कि नहीं, प्रोमलगेट करेंगे, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे आप, धारा 144 लागू कर दिया जाए, कोई कारण नहीं है। बोलो भैया, कहां लग जाए, पूरे बेली गांव में लगा देते हैं। आज मूड खराब है मेरा, उधर से गुजर रहा था, ठीक है, कर्फ्यू लगा दिया, कहां पूरा, ये ऑर्डर था, क्या था, डीएम क्या है यहां पे, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, किसका पार्ट है,
एग्जीक्यूटिव में दो था, एक तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरी कौन है, टेम्पोररी। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो ब्यूरोक्रेट से मिलकर के बन रही है, किससे मिलकर के बन रही है, आईएएस आईपीएस जो बन के जाएंगे आप। बोलो भैया, ये किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव किसका पार्ट है, गवर्नमेंट। किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है। यानी कौन आ गया है, स्टेट है। डीएम क्या है, मैं ही क्या हूं, राजा हूं। बोलो भैया, जारी कर दिए हैं यहां करके बिना किसी कारण के 144 का ऑर्डर लग गया है आपके यहां। बोलो, रीजन देना पड़ता है, सीआरपीसी 144 पढ़ेंगे तो वहां पे कारण बताना पड़ता है कि व्हाट इज द रीजन, कि क्यों आप प्रोमलगेट कर रहे हैं, उसका रीजन आप बताइए। आपने ऐसे ही अपने विम में आपने दे दिया, ऑर्डर दिया है, उससे क्या हुआ, 5 दिन तक निकलना नहीं है लोगों को, आपने क्या कर दिया है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है। किसका, राइट टू मूवमेंट, पहले ही सीज कर दिया आपने। नहीं समझ पाए आप। तो ये जो ऑर्डर आपने इशू करा, कहां पे इशू करा है, 144 का ऑर्डर आया है सीआरपीसी में, कहां पर, ये ऑर्डर क्या हो गया है, लॉ हो गया है। क्या हो गया है, और डीएम साहब क्या हो गए हैं, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट यानी डीएम साहब ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। मेरी बात आप समझ पाए, नहीं समझ पाए, क्लियर हुआ। तो ऐसा ऑर्डर क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। बायलॉज क्या होते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है, मैं आपको सुप्रीमेसी बता रहा हूं, बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, कभी मैं कहां हूं, मैं एफआर उफार नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, फंडामेंटल राइट्स अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सुप्रीमेसी दिखा रहा हूं, कैसे ये चीजें खत्म हो रही हैं आर्टिकल 13 में आपकी, उसकी सुप्रीमेसी ही दिखा रहा हूं आपको। बायलॉज क्या होते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी है। ये क्या है, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और ये कानून बना करके यूजीसी स्टैब्लिश कर दी। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो गई। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो गई, किसी एक्ट के थ्रू ही आई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई आपके, और भी जितने भी हैं। यूपीएससी क्या है, यूपीएससी पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू आया हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि पार्लियामेंट लॉ बना करके उनको बैठा दिया कि अब एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना है, मोड क्या होगा, टाइम क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगी, हु विल डिसाइड, यूपीएससी डिसाइड करेगी। कि यूपीएससी का चेयरमैन फाइल लेके खड़ा रहेगा किसके पास, पार्लियामेंट के पास, कि बताइए अब क्या करें, एज जो है वो 32 से 30 कर दें। बोलो भैया, कहने का मतलब हर चीज के लिए वो डायरेक्शन खोजने लगे, पार्लियामेंट के पास इतना टाइम है, नहीं टाइम है। तो उसने अथॉरिटी दे रखी है किसको, यूपीएससी को दे रखा है। किसको दे रखा है, यूजीसी को दे रखा हुआ है। किसको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को दे रखा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। ये क्या था, पेरेंटल एक्ट है। क्या था, जिस एक्ट के थ्रू ये बॉडी आपकी गठित हुई है वो किस एक्ट के थ्रू आई है, पेरेंटल एक्ट। पार्लियामेंट ने उसे बनाकर दे दिया और वहीं पे अथॉरिटी दे दी आपको कि आप अपने कंडक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। मेरी बात आप समझ पाए। अब यूजीसी जो लॉ बना रही है, यूपीएससी जो लॉ बना रही है, उसे क्या कहा जाएगा, बाय लॉज। क्या बनाया, बात समझ पाए। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी काम से पब्लिक सर्विस कमीशन क्या स्टेट है कि नहीं, ये पहले मुझे ये बता दीजिए। पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ स्टेट और नॉट, सिंपल सी बात है स्टेट है। और उसके द्वारा कोई बाई लॉज बना रहा है तो लॉ है कि नहीं है, और उससे यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए कि उसका एक दिन दिमाग खराब हो जाए यूपीएससी के चेयरमैन का, ठीक है, यदि इनका माइंड अपसेट हो गया और वो ये कह दे रहे हैं कि जिनके बाल पक गए हैं वो यूपीएससी में फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। बोलो भैया, जिनके बाल पक चुके हैं या जो गंजे हो चुके हैं वो यूपीएससी में नहीं आ सकते, हमें सिर्फ स्मार्ट लड़के चाहिए। इज इट पॉसिबल, वाई, ये आर्बिट्रेरीनेस क्रिएट कर रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है। देयर मस्ट बी रीजनेबल क्लासिफिकेशंस, ग्राउंड्स जो आप फिक्स करोगे वो क्या होना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, आप जो क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हो वो रीजनेबल होनी चाहिए, जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बाय लॉ समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ जाओ प्रीवियस पे। रूल है, रेगुलेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रेगुलेशन पास कर दिया है आपके लिए जिससे आप, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है,
या स्टेट गवर्नमेंट, क्या है, स्टेट है, उसने कोई रेगुलेशन पास करा है, क्या करा है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पढ़ते हैं आप लोग, बोलो भैया, वो रेगुलेशन यदि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन कर रहा है, रेगुलेशन क्या हो गया है, लॉ, गवर्नमेंट क्या हो गई है, स्टेट, तो स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं पकड़ रहा है, किसको पकड़ रहा है, देख लो, यहां तक ले जा रहा है। नोटिफिकेशन, कोई भी चीज नोटिफाई कर दें आप, निकाल करके एक नोटिफिकेशन निकाल दिया स्टेट ने, क्या कोई भी नोटिफिकेशन निकाल दे और जो आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या करने वाला है, वायलेशन करने वाला है, तो ये नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू दैट एक्सटेंट जहां तक वो आपके फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो यार, नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि राम कथा चल रही है? तो जैसे भी स्टेट आएगा, कहां से कहां तक, 12 से लेकर के 51 तक, 51 तक, कहां से कहां तक, 51, यानी डीपीएसपी भी शामिल है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पे स्टेट का मतलब ये इतनी चीजें आपके पास माइंड में आनी चाहिए, और लॉ का मतलब इतनी चीजें आपके पास आनी चाहिए। बात समझ पाए आप, क्लियर हुआ? तो अब चलते हैं फिर 13 पे। 13 में क्या बताया कि स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट क्या नहीं करेगा, कोई ऐसा लॉ अब नहीं बनाएगा। अभी तक तो पहले वाले लॉ के बारे में बता दिया 13(1) में, ठीक है ना। 13(1) क्या था, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये क्या था आपका 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। बोलो भाई, अब ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा। अभी तक तो जो बना था उसको हम बाद में टेस्ट करेंगे, लेकिन अब स्टेट कोई लॉ नहीं बनाने वाला है जो कि क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो, किससे, फंडामेंटल राइट से। क्लियर हुआ? अब आईटी एक्ट, एक एग्जांपल दे करके इसको बताता हूं आपको। आईटी एक्ट जो है वो 2000 का है, 2008 में अमेंडमेंट हुआ है। इसका 66A क्या है, आईटी एक्ट का सेक्शन कौन सा, ठीक है ना। ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या करता था, को कर्टेल करता था। ये बनाम में आ गए, कहां पे, और संविधान पहले से बैठा हुआ है, परेशान कर रहा है कि भाई बनाम में मत आना, यानी वर्सेस हुए, किससे, आर्टिकल 19(1)A। कौन टिकेगा यहां पे, कौन टिकने वाला है, इन्हें क्या होना होगा, इन्हें क्या करना होगा, वाइड होना होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कहां पे, बहुत ही लैंडमार्क केस है आपकी, श्रेया सिंघल वर्सेस कौन सी गई, सेक्शन 66A। तो कैसा था ये यार, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल था। कैसा लॉ था आपका, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। और ये आप लोग देखे होंगे बाला साहब के समय में जब उनकी डेथ हुई थी तो 2 लोगों ने ऐसा पोस्ट कर दिया था, लड़की थी दोनों, जिन्हें क्या कर लिया गया था, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। उसी को चैलेंज किया था PIL डाल करके, पोस्ट करा था, एक ने पोस्ट करा था, दूसरे ने उसे लाइक कर दिया था। रीजन, बाला साहब की डेथ के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी और पूरा महाराष्ट्र जो है वो बंद रखा गया, ठीक है ना। अब उसमें कुछ लोग हैं, उनको घर में थोड़ा सा कम रहना पसंद है, उन्हें जाना रहा होगा किसी काम से बाहर, ऐसी स्थिति में उनको इनकन्वीनियंस फील हुआ, तो उन्होंने एक मैसेज लिखा कि भाई किसी की डेथ हो गई, और ऐसी स्थिति में ये महाराष्ट्र बंद होने की क्या जरूरत है, ठीक है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट उसने लिखा होगा और लिख करके उसी को अपनी फ्रेंड को बताओ, और फ्रेंड ने उसी को क्या कर दिया, शेयर कर दिया, क्लिक कर दिया, चलो भाई दोनों लोगों को उठा लिया गया। जो सब्सक्राइब कर रहा है वो, इसका मतलब आपने अपना एक्सप्रेशन दे दिया है कि नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ब्लू टिक हुआ, इसका मतलब क्या है, आपने फॉरवर्ड कर दिया, इट मींस व्हाट, आ गया भाई साहब, सपोर्ट कर रहे हो आप, है कि नहीं। एक क्लिक का मतलब समझ रहे हैं, 24 घंटे की जेल मिनिमम, कितना, बात समझ पाए आप। तो वो ये स्थिति थी यहां पे, इसे चैलेंज किया गया। श्रेया सिंघल इंग्लैंड में पढ़ने वाली लड़की थी, ये यहां पे आई थी, इसने PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया अगेंस्ट किसके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। बात समझ पाए आप? और यहां पे आईटी एक्ट तो है नहीं आप लोगों के पास, आईटी एक्ट यूपीएससी वालों को पढ़ लेना चाहिए थोड़े बहुत सेक्शंस यहां पे, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि कोई भी ऐसा मैसेज जो ऑफेंसिव है, कैसा मैसेज है, जो ऑफेंसिव है, जो डिमीनिंग है, ठीक है, उसके आधार पर यदि उसे कोई फॉरवर्ड करता है, सब्सक्राइब करता है, तो उसे क्या करा जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो ऑफेंसिव क्या है, कहीं डिफाइन नहीं है। ऑफेंसिव क्या है, जो चीज आपके लिए ऑफेंसिव हो सकता है वो मेरे लिए ऑफेंसिव नहीं हो सकता है। बोलो भाई, या तो आपने कोई एक सेट पैटर्न दे करके कोई डेफिनेशन, ये लॉ का पहली डॉक्ट्रिन है, लॉ का पहला प्रिंसिपल है कि क्या होना चाहिए क्रिमिनल लॉ, डेफिनिट एंड कॉन्क्रीट, डेफिनिट होना चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए उसमें। तो उसी के आधार पर इसे क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग? क्लियर हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी क्लियर हुई? बोलो, सुप्रीम कौन है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड कौन है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ क्या है आपका? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। आपके यहां कौन है सुप्रीम? कौन है आपके यहां? कॉन्स्टिट्यूशन। हर जगह तो बता रहा है। बोलो भाई, तो रूल ऑफ लॉ आपके यहां है, इसका मतलब सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। और ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ये लॉ कौन सा है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। कौन है आपके यहां का? ये जो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है वो कौन है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी चीज इधर समझ में आ गया? आर्टिकल 13 का प्रोविजन मैंने आपको बताया, ये तो पहला था रूल ऑफ लॉ का, और दूसरा आर्टिकल इसकी सुप्रीमेसी को मेंटेन कर रहा है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 13। बोलो यार, नहीं हो रहा है? क्लियर हुआ? और तीसरी चीज क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पावर दे रहा है। क्या दे रहा है? किसको? गवर्नमेंट्स को। किसको? और किसको? उनके ऑर्गन्स को। किसको? तो जो जिनका निर्माण ही हो रहा है किसी से, तो वो क्या होगा? बड़ा होगा कि छोटा होगा? है? क्रिएटर है भाई ये। बोलो, पावर, सारे के सारे ऑर्गन्स को पावर कहां से मिल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है। तो सुप्रीम कौन हुआ? यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो अपना पावर कहां से ले रही है? यहां से। जुडिशरी जो है वो कहां से अपना पावर ले रही है? लेजिस्लेचर जो है अपना पावर कहां से ले रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इस लिहाज से भी ये क्या है आपका? सुप्रीम है। क्लियर हुआ? अब तो क्लियर हो गया होगा। पहला लक्षण आपको मिल गया है आपके संविधान में, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन सा मिल गया है? दूसरा क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, सॉरी, जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है? हाँ भाई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये पता है आपको कब आया था? ये 1787 में ड्राफ्ट हुआ, 89 में ये लागू हुआ। बोलो, तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया वर्ल्ड में, वो कौन आया? ये आया। हमने भी लिखा है भाई मेहनत करके, ठीक है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उस समय कंप्यूटर का जमाना होता तो भाई कट कॉपी पेस्ट लगा करके इसे 3 घंटे में पूरा संविधान तैयार कर लिया होता, ठीक है। ऐसे लोगों से मैं एक बार मिलना चाहता हूं, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका, उसकी जब बर्थ हुई थी तो कितने आर्टिकल्स थे आपके यहां? 395 इनिशियली, पहले 16 से पैदा हुआ है, फिर 395 हो गया है, वो ध्यान रखिएगा। 395 ये क्या था उसका? अनुच्छेद। दूसरा क्या था? शायद आई थी मेरी यार, रिमाइंड में नहीं कराया आप लोग, मिस हो गई। आर्टिकल्स कितने हैं आपके पास? 395। पार्ट कितने थे?
ये 26 जनवरी की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी 1950। कब की? पार्ट कितना था उस समय आपके यहां? कितना पार्ट कितना था? है? अभी कितने पार्ट है आपके यहां? कितने? 22। टोटल कितने हैं? कितने? टोटल 25 हो गए। तो पार्ट आपका कितना है? 22। जनरली कितना है? जो शेड्यूल था, शेड्यूल कितने थे आपके यहां? 8 थे। 9th 10th 11th एंड 12th ये ऐड करे गए आपके यहां। बोलो भाई। तो इनिशियली जो था आपके यहां पार्ट कितना था? 22 था। शेड्यूल कितना था? 9th में क्या जोड़ा गया? पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके अभी कितने हैं? टोटल कितने हैं अभी? 12 हो गई हैं। ठीक है, मैं ये दिखा रहा हूं कि आपका संविधान लिखित है कि अभी भी मौखिक बना हुआ है। ठीक है, ये कौन सा है? 9th शेड्यूल। बोलो भैया, 9th शेड्यूल कौन था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1951 9th शेड्यूल जोड़ा गया। किस लिए जोड़ा गया? बोलो, किसके लिए है? लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन से लॉज? आखिर ये बताओ, हमने प्रियम्बल में धारणा जो अवधारणा रखी थी वो क्या रखी थी? सोशलिज्म की, समाजवाद की अवधारणा थी आपके यहां। बोलो भैया, इक्वेलिटी की बात करते हैं आप। किसकी बात करते हैं? समाजवाद होगा और क्या होगा? इक्वेलिटी होगी। होगी। और आपको पता है कि जब आपके यहां कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो बहुत सारे लोगों के पास अभी भी क्या थे? वो सारे लैंड्स थे, जमींदारी थी। ये तो बड़ी बड़ी रियासतें थी जिनको मर्ज करा गया था ना। अभी भी कुछ 200, 400, 500 बीघे वाले रहेंगे, उनके बारे में ध्यान ही नहीं दिया गया। कितनी जमीन है उनके पास? 500 बीघे। कितने? 600 बीघे। कितना? 800 बीघे। ठीक है, ऐसी जमीनें हैं। और दूसरा व्यक्ति क्या है? लैंडलेस है। ऐसी स्थिति में क्या चाहिए आपको? इगैलिटेरियन सोसाइटी आपको कैसे मिलने वाली है? कि जब इसे क्या किया जाए, इसे क्या किया जाए। और आपने ये देखा है कि फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं उनका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फिजिकल या वेल्थ कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो इन्हें क्या करना था? इन्हें लेना था इनसे। बोलो भाई, वहां तो जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनको मना करके, उनको समझा करके, जो नहीं समझे उनसे पुलिस कार्यवाही करके, जो नहीं समझे वहां पे प्लेबिसाइट करा करके, जो नहीं समझे उन पे एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट करा के उनको तो ले ही लिया। अब ये जो छोटे छोटे बचे हुए थे, जब आपको आर्टिकल 19 बता रहा था तो आर्टिकल 19(1) F ये आपके प्रॉपर्टी को एक्वायर करने और होल्ड करने का फंडामेंटल राइट मिला था आपको। कैसा राइट मिला हुआ था? फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या था कि आप इस 500 बीघे जमीन को क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। और अभी आप 13 पढ़ रहे हैं, 13 साथ भी पैदा हुआ था कि आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते हैं जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करे? कर्टेल करे। बोलो, तो आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते थे जिससे कि आर्टिकल 19(1) कर्टेल होता। बोलो भाई, और आपको क्या चाहिए था? जमींदारी को एबोलिश करना था। आपके यहां उत्तर प्रदेश में जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट लाया गया था 1950 में। कब लाया गया था? और आपके पीसीएसजे के सिलेबस में भी होगा, ठीक है ना। तो वहां पे जमींदारी को क्या करना है? समाप्त करना है। ऐसे लैंड को स्टेट के द्वारा लिया जाने वाला है। एक सर्टेन लिमिट से यहां पे सीलिंग क्रिएट करना है। आपके पास इतनी ही जमीन होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। एक होल्डर के पास कितनी जमीन होनी चाहिए। और एक तरफ क्या है? फंडामेंटल राइट है।
और ये फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड है वॉच डॉग से। वॉच डॉग कौन है आपका? आर्टिकल 30 बनाने नहीं दे रहा है कोई कानून, मुंह लगा के बैठा हुआ है। जैसे ही कोई काम करोगे क्या करने वाला है ये? बोलो भैया। तो रास्ता क्या है इनके पास? क्या रास्ता था? लॉ बना नहीं सकते हैं इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि अब क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? यहां पे जुडिशियल रिव्यू होने वाला है, चेक होने वाला है, और यदि वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। हो जाएगा? समझ में आ रही मेरी बातें आपको? अब देखिए जरा, तो ये 1951 में ये बहुत सफर कर गए लोग। 1951 में क्या करा इन्होंने? 1951 में एक शेड्यूल लाया इन्होंने, और यहां पे इन्होंने कह दिया कि जो लॉ इस बास्केट में डाल दिया जाएगा उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। मेरी बात आप समझ पाए? कहने का मतलब क्या था कि 9th शेड्यूल एक ऐसी बास्केट है जिसमें जो चला गया गुल्लक की तरह अब वो निकलने वाला नहीं है, उसे आप देख नहीं सकते हो। बात समझ पाए आप? तो ये जो लैंड रिफॉर्म आपके लॉस थे उन्हें बना बना करके कहां डाल दिया गया? और बना करके डाल दिया गया जुडिशरी को। क्या कर दिया? बार कर दिया। और जुडिशरी बार हो गई तो ऐसी स्थिति में आपकी लैंड्स को क्या कर लेंगे हम? बात समझ पाए आप? तो ये 9th शेड्यूल आपका जोड़ दिया गया। इस समय अप्रोक्सीमेटली आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा, 284 लॉज हैं, ठीक है? देख लीजिएगा इस समय एग्जैक्टली कितने हैं। तो अब देखिए यहां पे इतने कानून बना करके उसमें क्या कर दिए गए? बाद में इसका जुडिशियल रिव्यू होने लगा, हम लोग पढ़ेंगे अमेंडमेंट में, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना? केशवानंद के बाद से इसकी कवायद शुरू हो गई थी कि भाई, लेकिन बाद में देखेंगे मिनरवा मिल्स में आते आते। ये बात समझ में आई? फर्स्ट शेड्यूल आ गया आपका। दूसरा जो अमेंडमेंट हुआ वो डिफेक्शन का हुआ। किसका? और ये कब आया था? यानी आपका जो 10th शेड्यूल था ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985। कब? 1985 में इन्होंने एक लॉ लाया। क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ। कि भैया अभी ये जो लोग हैं वो क्या कर जा रहे हैं? इधर उधर हो जा रहे हैं, इनके लिए कुछ रास्ता निकाला जाए। अभी भी देख रहे हैं, चल रहा है ना, महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं आप, है ना? इतना कुछ होने के बावजूद तो इस पर 2 अमेंडमेंट आया है। एक तो 9th शेड्यूल इससे ऐड करा गया आपका, सॉरी 10th शेड्यूल इसमें ऐड करा गया, और फिर उसके बाद 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया इसी के लिए, एंटी डिफेक्शन के लिए, 10th शेड्यूल के लिए, ठीक है ना? पढ़ेंगे कभी शेड्यूल। क्लियर हुआ? 10वां जुड़ गया। फिर कौन सा आया आपका? 11th आया, और 11th जो था वो क्या था? पंचायत। कौन सी थी? पंचायत। और पंचायत में कौन है? 73rd। और ये 1992 कौन सा जो आया था? 11th में पंचायत को जोड़ा गया और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया। बोलो भैया, 11th शेड्यूल जोड़ दी गई 1992। क्लियर हुआ? और फिर कौन आया आपका? 12th। और 12th में क्या आया आपका? 74वें संविधान संशोधन, और इसका भी सेम टाइम। चारों शेड्यूल। वर्तमान में कितने हैं आपके यहां शेड्यूल? 12 है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। पार्ट कितना था आपके पास? कितना था? 22 था। इसमें कुछ और पार्ट जुड़ गए हैं ना? कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है? ध्यान से बताइएगा। 4A जोड़ा गया। बोलो भैया। और कौन जोड़ा गया? 9। कौन सा? 9A और 9 और कौन? 14। कौन सा? 14 लिख लेंगे आप लोग, रोमन में लिख लेंगे। बोलो भैया, लिख लेंगे? लिख लो यार। जब भी आप पार्ट मेंशन करिए आप रोमन में ही लिखिएगा, ठीक है? राइटिंग की सही स्किल यही है आपकी, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? यक्स ए, ठीक है? तो ये आपका देखो जरा, इसमें क्या जुड़ा है आपका?
फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी है, क्या जुड़ा है, और इसमें क्या जुड़ा है, ट्रिब्यूनल क्या जुड़ा है, और दोनों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाए गए। कब लाया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा है, ये आपका 9A है, और ये कौन है आपका 9B, ठीक है। 9 में कौन है आपका पंचायत है, 9A में कौन है म्यूनिसिपैलिटी है, कौन है नगर पालिका, और 9B में आपका कौन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए जरा, ये कौन सा था, चेंज करता हूं थोड़ा सा, आप लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं, सब आपको समझ में आता है। ये कौन है आपका FD फंडामेंटल ड्यूटी, ये कौन है आपका पंचायत की म्यूनिसिपलिटी, दिस वन। ये कौन सा है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन है कोऑपरेटिव सोसाइटी। फंडामेंटल ड्यूटी कब आया 42nd, ये कब आया आपका 74, ये कब आया आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, याद रखिएगा 42वां, और ये कब आया आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटी को क्या किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था आपके यहाँ, बात समझ रहे हैं ना। तो ये चार पार्ट यहां पे जुड़ गए, तो 22 4 26 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, एक पार्ट कौन सा गायब हो गया 7, और उसमें क्या हटाया गया आर्टिकल 238, आर्टिकल पार्ट बी के स्टेट्स को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मैं अभी कोई प्रोविजन आपसे बता नहीं रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान की प्रकृति के बारे में बात कर रहा हूं भाई साहब। किसके बारे में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं प्रोविजन पे जा ही नहीं रहा हूं। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि ये लिखित है कि अलिखित है। अब तो मान लो भाई, मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा तो संविधान दिखाऊंगा बेर खोल करके आपको कि लिखा हुआ है ये, मान लिए आप। तो रिटन क्वेश्चन है इंडिया में, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए हैं आपको। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, तीसरा क्या है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। पहले प्रोविजन देख लेते हैं, फिर उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके चीजों को और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग। अभी तो मैं सिर्फ और ये फाइंड आउट कर रहा हूं कि ये फेडरल है कि यूनिटरी है, अभी तो इसी पे हमारा सारा दिमाग टिका हुआ है कि नहीं। ये आर्टिकल्स याद हो रहे हैं, नहीं याद हो पा रहे हैं, हो रहे हैं, करना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके यहां, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, जितने लोग थक चुके हों वो जा सकते हैं, जितने लोग ना थके हों वो बैठ सकते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं ऐसे वीर जो जाने के इच्छुक हैं, अभी और थोड़ा और, हाँ भाई। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये क्या है भाई, क्यों कंक्लूड नहीं हो सकती है, कोई स्कोप ही नहीं, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट चलता है, ठीक। और वैसे भी आप लोग ऑलरेडी कह ही चुके हो, मूड भी बना चुके हो, उससे तो कोई मतलब है नहीं, है कि नहीं, खत्म बात। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो आगे है उसी को संभालो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, निष्पक्ष न्यायपालिका, आप ये जानते हैं कि सेंटर और स्टेट, बड़ा बना दे थोड़ा सा, थोड़ा भाव आएगा। ये कौन है आपका सेंटर है, और ये कौन है आपका स्टेट है, और ये आपका सेंटर हो गया। मैंने आपसे बताया था कि ये और ये पावर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है यहां पे, और अपने अपने स्फीयर में रह करके काम करते हैं, अपने लिए इनकी एक ऑटोनॉमी है, और उसमें रह करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनके और इनके बीच में क्या हो, डिस्प्यूट अराइज हो, क्या अराइज हो, पॉसिबल है कि नहीं। कोई चीज लिखी है, कुछ चीज जो है बहुत ही क्लियर कट क्या नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, तो कभी कभी चीजें ओवरलैप कर जाती। तो ऐसे में क्या डिसाइड करना होगा,
उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होगा। क्या करना होगा? यानी स्टेट और स्टेट या स्टेट और सेंटर के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट है तो उसे क्या करना होगा? रिजॉल्व करना होगा। तो ये रिजॉल्व कौन कर सकता है? ये कौन रिजॉल्व कर सकता है? ऐसी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो, बोलो यार। और यदि ये पार्शियल होगी तो सेंटर का फेवर कर दी तो कौन सफर करेगा? और स्टेट का फेवर हो गया तो कौन सफर कर गया? तो ऐसी स्थिति में इसे क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसी कोई बॉडी हो जो इनके डिस्प्यूट्स को क्या करे? रिजॉल्व करे इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी। बोल दिया करो तुम लोग भी कुछ भाई साहब। ठीक है भैया, चलिए। तो अब आपकी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं? लेट अस फाइंड आउट। कैसे? आपके कहने से तो हम मानेंगे नहीं। यू हैव टू प्रूव। क्या है, कहां है आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट? कैसे है? अच्छा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका पहला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 50। क्या कहता है? आर्टिकल 50 क्या कहता है आपका? क्या कह रहा है? स्टेट शैल टेक द स्टेप। स्टेट 12 कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी। स्टेट शैल टेक स्टेप, शैल है, मैंडेटरी है, ऐसा प्रयास करेगी, ऐसा कदम उठाएगी। किस बात के लिए? टू सेपरेट जुडिशरी। जुडिशरी को सेपरेट करेगी किससे? एग्जीक्यूटिव से। किससे? जुडिशरी को किससे अलग करना है उसे? एग्जीक्यूटिव से, पहला। और ये भार किसके ऊपर डाल दिया है उसने? स्टेट के ऊपर। किसके ऊपर डाला है? स्टेट के ऊपर। क्या अलग करो भाई। और आप देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपके यहां अलग है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपके यहां अलग है। होता है कि नहीं होता है? यानी जुडिशरी आपकी क्या हो रही है? सेपरेट है। बोलिए, ये प्रयास करेगा। जहां नहीं है वहां पे क्या होगा? प्रयास होगा। इसलिए देखिए, हम लोगों ने जुडिशरी में कौन सा सिस्टम अपनाई किया है अपने यहां? इंक्विजिटोरियल किया, एडवर्सरियल? एडवर्सरियल। मैंने उसका फिलॉसफी बताया था, उसके पीछे का जो जूरिस्प्रूडेंस है वो मैंने आपको बताया था। क्या था? इंक्विजिटोरियल कब होता है? कि जब उस मामले पर वो क्या करे? खुद इन्वेस्टिगेट करे मैटर को। बोलो, स्पॉट पर जाए। आपके यहां इतने जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, आपका जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि हर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आधे से ज्यादा सीटें वैकेंट हैं आज की डेट में भी। बोलिए, ऐसी स्थिति में आपका जुडिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमजोर है अभी आज की डेट में। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या नहीं ले आ सकते हैं? इनक्विजिटोरियल सिस्टम नहीं ला सकते। इनक्विजिटोरियल का मतलब कि मजिस्ट्रेट खुद ऑफेंस के बारे में क्या करे? इन्वेस्टिगेट करे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिससे मामले को देखना है। ऐसा नहीं है क्या? तो यहां पे हम प्रयास कर रहे हैं, यानी स्टेट ऐसा प्रयास करेगा, ऐसा कदम उठाएगा कि जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इन्हें क्या करते जाएंगे? एग्जीक्यूटिव को हटाते जाएंगे और जुडिशरी से अलग करते जाएंगे। और ये कला है। बोलो भाई, सीआरपीसी इसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा जो आर्टिकल है वो क्या है? 124, जो आपकी जुडिशरी को क्या करती है? इंडिपेंडेंट बनाती है। यहां पे कौन सा सिस्टम आपने देखा है? कॉलेजियम सिस्टम। कौन सा? कॉलेजियम सिस्टम। ये किसके बारे में बात कर रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। पढ़ा है आप लोगों ने? कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू क्या होता है? अपॉइंटमेंट। यहां पे 124 में किसका हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। किसका हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का होगा भैया। बोलो यार, 124 में अपॉइंट किया जाएगा जजेस को। कौन करेगा? कौन करेगा? कॉलेजियम करेगा। कॉलेजियम किससे मिलकर के बनेगी? 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किससे मिलकर के बना है? और यदि अदर जजेस के बारे में बात है तो
CGI प्लस कोलिजियम, ठीक है ना? बात समझ पाए? मैंने क्या बोला? 4 सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर के क्या बनाने वाले हैं? कोलिजियम, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो CGI को क्या करने वाले हैं? नाम देने वाले, ठीक है? और यदि CGI नहीं कोई अदर जज आने वाला है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस कोलिजियम, ये मिलकर के क्या करने वाले हैं? नाम रेफर करने वाले हैं। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में इनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? कोलिजियम कर रही। एग्जीक्यूटिव का कोई रोल दिखा है यहां पे आपको? यानी पार्लियामेंट का कोई रोल है यहां पे? सिर्फ और सिर्फ इतना है, अपॉइंट करने का। और अपॉइंट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। सिर्फ और सिर्फ जिसका नाम इन्होंने रेफर करके दे दिया है, ठीक है, जो आपकी मिनिस्ट्री है आपकी, वो चेक करके उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट कर दिया। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? नाम कौन रेफर कर रहा है? कोलिजियम रेफर कर रहा है। तो कहने का मतलब यहां पे कोई एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं है इनके अपॉइंटमेंट में। इन्हें पार्शियल होने की जरूरत यहां पे नहीं है कि मैं के इन्फ्लुएंस में रह करके काम करूंगा तब मेरा अपॉइंटमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। नहीं, इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। वो बच गए हैं, कहां से बच गए हैं? कोलिजियम सिस्टम से। आपके यहां एक एक्ट आया हुआ था, कौन सा? चाय पिलो यार। कौन सा था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे क्या किया गया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। क्या किया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। किसको? एनजेएसी को। 3 मेजॉरिटी +1 कितना? और एनजेएसी एक्ट आया था आपका, कौन सा एक्ट था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है? इस कमीशन के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में प्रोविजन किया गया था। इससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ग्राउंड्स preparing for export, ये मॉडल जो है वो साउथ अफ्रीका में प्रिवेल करता है, ठीक है? वहां पे ये चल रहा है और यही मॉडल आपके यहां लाया गया था। यहां पे क्या था? एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व हो रही थी किसमें? अपॉइंटमेंट में। इसमें कौन रहना था? किसको रहना था? लॉ मिनिस्टर्स टू एमिनेंट पर्सनालिटी जैसे अपॉइंट करेगा, ठीक है? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जजेस, 6 लोग हैं जिनके द्वारा ये मिलकर के कमीशन बनेगा। और इस कमीशन में हर लोगों के कंसेंसस से, यानी पॉजिटिव वोट से ही किसी का नाम जो है वो रेफर होकर के जाएगा और उसका अपॉइंटमेंट होने वाला है, ठीक है? यानी हर व्यक्ति के पास वीटो पावर था। जो 6 पर्सन्स थे उनके पास वीटो पावर था। वो इसे यूज करके किसी भी नाम को क्या कर सकते थे? स्ट्रक डाउन। एग्जीक्यूटिव में लॉ मिनिस्टर भी आ रहा है। कौन आ रहा है? लॉ मिनिस्टर। वो अपॉइंटिंग मेंबर होने वाले हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी होने वाले हैं। दूसरी चीज ग्राउंड दिया गया कि इसमें क्या है? वीटो पावर है। कैसा पावर? हर कोई क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। 6 लोग में से कोई भी यदि निगेटिव वोट कर दिया, उसका नाम क्या हो गया? हट गया। दिस वन, दिस वन। थर्ड क्या था? एमिनेंट या प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। एमिनेंट पर्सनालिटी कौन होगा इसे कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया था। उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा
ये कहीं नहीं बताया गया था कि एमिनेंट पर्सनालिटी होगा कौन। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव जिसको भी चाहेगी उसको वो क्या बना करके बैठा देगी, एमिनेंट पर्सनालिटी। उनका अपॉइंटमेंट, उनका क्वालिफिकेशन, उनका प्रोसीजर कहीं भी कुछ मेंशन नहीं था। आप आर्टिकल 14 पढ़े हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? रूल अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। किसके अगेंस्ट चल रहा है? रूल अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। आर्टिकल 14 नेचुरल जस्टिस की बात करता है। किसकी बात करता है? नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। नेचुरल जस्टिस क्या है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे आप, नेचर की तरह रहेंगे आप। सन रेज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, एयर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, रिवर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। करता है कोई? कि कोई एससी पीने वाला पानी आया, खींच लिया पानी आगे से, चलो हटो, पानी नहीं पीने देंगे। ऐसा होता है क्या? होता है क्या? अरे यार बाबा साहब जो है, इसी को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन छेड़े थे, आपको पता है? उस लेक में, उस पॉन्ड में उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, वो उनके लोगों को। बोलिए, तो ये नेचर ही ऐसा नहीं करता यार। सन कभी ऐसा थोड़े करता है कि जो है ये अमीर आदमी है, इनके छत पे ज्यादा चलूंगा, ठीक है ना? वो तो इक्वल है, सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहां है? आर्टिकल 14 में है। रूल अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस कहां पे है? आर्टिकल 14 में। ये क्या है? मनमानापन। क्या है? और ये कब आता है? जहां पे मनमानापन होगा, आर्बिट्रेरीनेस होगी, वहां पे क्या नहीं हो सकती? इक्वालिटी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती है? इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? इक्वालिटी पॉसिबल है कि जैसे ही मनमानापन आया वैसे ही आप क्या हो सकते हैं? बायस हो सकते हैं। और जैसे ही आप बायस हुए वैसे ही आर्टिकल 14 का क्या हो जाएगा? वायलेशन होगा। बोलो भाई। तो यहां पे एमिनेंट पर्सनालिटी कौन होगा? इसे आपके पास इसको अपॉइंट करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं, इसका कोई क्लासिफिकेशन आपके पास नहीं। इसका मतलब जिसको चाहोगे उसको क्या कर सकते हो? अपॉइंट कर सकते हो। यहां पे क्या आ गया है? आर्बिट्रेरीनेस। क्या आ गई है? और आर्बिट्रेरीनेस आई है तो ये किसके अगेंस्ट हो गया है? आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जा रहा है। किसके अगेंस्ट जा रहा है? क्लियर है? किसका वायलेशन कर रहा है एनजेसी? आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, लॉ मिनिस्टर जनरली कौन होता है आपके यहां? एडवोकेट। बोलो भाई, कौन हो रहा है लॉ मिनिस्टर? राम जेठमलानी थे आपके यहां, अरुण जेटली थे आपके यहां, रविशंकर प्रसाद थे आपके यहां। ये सब क्या है? एक एलिट क्लास है इनकी सुप्रीम कोर्ट में। और ये लॉ मिनिस्टर्स हो रहे हैं, और ये लॉ मिनिस्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं किसको? जज को। किसके? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं अपॉइंट हो रहे हैं, किसके द्वारा हो रहे हैं? लॉ मिनिस्टर्स के थ्रू हो रहे हैं। इनका तो टेन्योर फिक्स है। 5 साल के बाद इन्हें फिर कहां जाना है? घूम करके सुप्रीम कोर्ट में जाना है। यहां पे ये प्रैक्टिस करेंगे अपनी। और इन्होंने किसको अपॉइंट करके रखा है? जज को। और इनकी बेंच में यदि ये मैटर गया है तो ये जज अब क्या करने वाला है? क्या हो जाएगा? बायस होगा। आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे ही ये बायस हुआ वैसे ही क्या हो गया? ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया। 2 ग्राउंड्स हुआ, यानी एनजेसी 2 ग्राउंड्स पर क्या हो रहा है अभी? स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। याद रखिएगा बार बार। किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया है। किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने बनाया था भाई। इनैक्टमेंट हुआ है। बोलो। और ये जो तो एनजेसी एक्ट जो आया था, तीसरा
सबके पास क्या है? वीटो। इससे क्या होगा? डिले, क्योंकि हर कोई किसी न किसी पर क्या लगाने वाला है? वीटो लगाने वाला है। और यदि वीटो लगाने वाला है तो अपॉइंटमेंट क्या हो रहा है? डिले होगा। और यदि डिले होगा तो जस्टिस क्या होगी आपकी? जस्टिस क्या होने वाली है? डिले होगी। और जस्टिस यदि डिले है तो ये जस्टिस को डिफीट कर रहा है। क्या कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं समझे? आर्टिकल 21 क्या कहता है? स्पीडी ट्रायल। किसकी बात करता है? स्पीडी। ये कब होगा? जब ये होंगे आपके, कहां गए भाई साहब? ऑनरेबल कोई वहां बैठेगा तभी तो स्पीडी ट्रायल होने वाला है। बेंच ही नहीं बन पा रही है आपके यहां, कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में जस्टिस क्या होने वाली है? डिले होने वाली है। और डिले होने वाली है तो किस आर्टिकल का वायलेशन होने वाला है? डिले डिफीट जस्टिस। मैगजीन पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है ना? न्याय को क्या कर देता है? विलंब जो है न्याय को पराजित करता है। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ? आर्टिकल 21 का वायलेशन करा। किसका? आपको मैं अभी बताया था ना कि एक ही आर्टिकल सफिशिएंट होता है किसी को भी क्या करने के लिए, ठीक है ना? और आप लोगों ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ा होगा, बाद में कभी पढ़ाऊंगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कब अप्लाई होती है? कॉन्ट्रैक्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? कैसे पढ़ा है? जिसे आप सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जिसे आप सेपरेट कर सकते हैं उसे तो आप अलग करके क्या कर दोगे? हटा दोगे। जैसे एक पानी में एक कंकड़ पड़ गया है तो सेपरेट किया जा सकता है, छान के निकाले जा सकता है। और यदि पानी में ब्लड डाल दिए हो, अलग कर लोगे? पूरे के पूरे पानी को क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। और यदि एक अच्छा कंकड़, स्वच्छ कंकड़ है या तांबे का सिक्का है, कॉइन डाल दिया है कि सुबह उठ करके पी लेंगे, बीपी सही रहेगा हमारा, ऐसी स्थिति में उसे छोड़ दोगे वहां पे, तो कितना बाहर करना होगा आपको? जितना बेकार है। और यदि पूरा का पूरा बेकार हो गया, यानी ऑब्जेक्ट ही एक्ट का फ्रस्ट्रेट कर गया, तो पूरे के पूरे एक्ट को ही क्या करना होगा आपको? बात समझ पाए आप? तो यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हुआ। यानी ये अपॉइंटमेंट्स का जो प्रोसीजर था वो क्या कर गया? फ्रस्ट्रेट कर गया। और ये एक्ट किस लिए आया था? अपॉइंटमेंट के लिए लेके आया था। तो एज अ होल पूरा एक्ट क्या कर गया आपका? फ्रस्ट्रेट कर गया। कोई भी प्रोविजन नहीं टिक पाया। पूरा एक्ट क्या डिक्लेयर कर दिया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। क्लियर हुआ? किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? ये केस कौन सी थी? स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्कोरा, ठीक है? उसके थ्रू इसे क्या कर दिया गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया। तो कुल मिलाकर के अभी भी जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है आपके यहां, वो कौन सा है? कौन सा? कॉलेजियम है। क्लियर है? चलिए, अब अपॉइंटमेंट करा दिया तो इनका रिमूवल देखिए जरा। रिमूवल जो है वो आप कहां देख रहे हैं? 124 क्लास 4 और कहां पे? 217 क्लास 1 प्रोवाइजो बी। कौन सा है? 124 क्लास 4 और ये क्या है आपका? 217 क्लास 1 प्रोवाइजो बी। ये किसके लिए है? हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए। और ये किसके लिए है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना? इनके जो जज हैं उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हो? दो ही ग्राउंड्स बताए गए हैं आपके यहां। वो कौन है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। क्या है इनको रिमूव करने का? अच्छा, काफी लोग बोल जाते हैं इसे इंपीच करना है। यहां पे इंपीचमेंट वर्ड नहीं यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज हुआ है? रिमूवल। तो रिमूवल वर्ड है यहां पे
और दो ग्राउंड्स हैं आपके। पहली चीज क्या है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा क्या है आपका इनकैपेसिटी। ठीक है ना। और ये कैसे होगा, ये स्पेशल मेजॉरिटी से होने वाला है। कैसे होने वाला है, स्पेशल मेजॉरिटी से होने वाला है। स्पेशल मेजॉरिटी, और ये स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ा है आप लोगों ने, अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। स्पेशल मेजॉरिटी से, और कैसे, सेम सेशन में। कैसे, सेम सेशन, यानी पार्लियामेंट का जो सेशन चलता है, लोकसभा का 3 है, बोलो भाई, तो एक ही सेशन में आपको इसका मोशन ले आना होगा और उसी में इसे क्या करना होगा, दोनों हाउस से इसे पास कराना होगा। क्लियर है। और फाइनली प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, किसके ऑर्डर से, जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा विद स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, इसका प्रोसीजर भी हम लोग पढ़ेंगे कभी, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि ये इनको प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं। यानी इन जनरल आप उसे क्या नहीं कर पाओगे, रिमूव नहीं कर सकते हैं। पहला क्या है, कैसी मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में इसके लिए मोशन लाया जा सकता है, एलएस में ला सकते हो या आरएस में ला सकते हो, किसी में भी जिसमें ले आओगे दूसरा उसका क्या करने वाला है, इंक्वायरी करने वाला है। लोकसभा में आएगा तो कौन करेगा उसकी इंक्वायरी, राज्यसभा में लाए हो तो कौन करेगा, लोकसभा। और ये यहां से भी क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी से होनी चाहिए, और यहां से भी क्या पास होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और कैसे, सेम सेशन में। कैसे, सेम सेशन में, इसे एक ही सत्र में, बजट सेशन है तो बजट सेशन में ले आकर रख दो। ठीक है, जिस सेशन में आप लेके आना चाहते हो उसी में आपको ये पास कराना होगा। और जैसे ही यदि सेशन चेंज हो गया, ये जो आपका प्रपोजल था, जो बिल था, वो लैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा, यानी यदि अदर सेशन में ले आना है तो फिर से दूसरा प्रपोजल आएगा, मोशन लेके आना पड़ेगा आपको। क्लियर हुआ। और ये क्या है आपका, ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 मेजॉरिटी। प्रेजेंट एंड वोटिंग की 2/3 उस सदन के कुल सदस्यों के मेजॉरिटी से कम नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 जो कि उस सेशन, उस हाउस के टोटल मेजॉरिटी से कम ना हो। बात समझ पाए आप, इसका मतलब क्या हुआ, मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस, ठीक है, इज नॉट लेस देन दैट ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग वैल्यू। बोलो भैया, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग की जो वैल्यू है, जो वोट की जा रही है, ये बात समझ पाए आप लोग कि नहीं समझ पाए। और ये टफ प्रोसीजर है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना, 2/3, ये किससे कम नहीं होनी चाहिए, उस हाउस के टोटल मेजॉरिटी से। ठीक है ना। ये फिगर आपको इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है, बोलो। टफ है भाई। आपके यहां लोकसभा में इस समय कितने लोग हैं, 545 लोग हैं। कितने हैं, 545 का आधा कितना हो जाएगा, मेजॉरिटी। ठीक है ना। इसका मतलब ये प्रेजेंट एंड वोटिंग की जो वैल्यू है वो किससे कम नहीं आनी चाहिए, इससे कम नहीं आनी चाहिए आपकी, है कि नहीं। पता लगा 200 सांसद एक दिन मिल गए हैं और बैठे हैं और सारे लोगों ने वोट कर दिया है, तो यहां पे आने वाली नहीं है। यानी ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये वैल्यू जनरली टच नहीं हो पाती है, समझ पाए। आज तक ऐसा अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी के लिए ऐसा आया नहीं है, हाई कोर्ट्स के लिए, ठीक है, पहले ही सरेंडर कर देते हैं लोग। सौमित्र सेन अभी हालिया जो बंगाल के जज थे, सौमित्र सेन के लिए लाया गया था, मोशन ही लाया गया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया पहले। ठीक है। के वीरा स्वामी भी है जिनके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत, और उन्हीं के दामाद भी थे। ठीक है, वीर रामा स्वामी, के वीरा स्वामी, छोड़ दीजिए उन्हें। तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं, ये तो अभी सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है और इसी मेजॉरिटी से इसे कहां पास होना है, और फिर उसके बाद क्या होना पड़ेगा, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो है वो सामान्य वैल्यू नहीं है, छोटी वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। इसका मतलब इनका जो रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो क्या है, टफ है। प्रोसीजर क्या है इनका, टफ। तो आपने क्या देखा है भैया, अपॉइंटमेंट देख लिया आपने,
कोलिजियम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफियरेंस नहीं। दूसरा, आपने इनका रिमूवल, यानी इन जनरल अभी भी ये सामान्य स्थिति में इनको इनके पोस्ट से क्या नहीं किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, इनका सैलरी बोलो, सैलरी इनकी 125 में यदि इन्होंने अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट हो गया है तो उसमें कोई भी डिसएडवांटेज क्या नहीं कर सकेंगे आप, रिडक्शन नहीं हो सकता है, उसे आप हटा नहीं सकते हो। यानी ये भय नहीं है इनको कि ऐसा जजमेंट दे दूंगा तो मेरी सैलरी अगली बार आधी आने वाली है। बोलो, ऐसा जजमेंट दिया तो सैलरी 1/4 हो जाएगी, हो सकता है सैलरी भी होल्ड कर दिया जाए, नॉट एट ऑल। ठीक है। 121 प्रोविजन कौन सा है, 121। यहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और ये अपने जुडिशियल फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं, तो इनके कंडक्ट के बारे में पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता है। किसके बारे में नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज है, यदि वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कोई जजमेंट दिए हैं तो उनके कंडक्ट के बारे में क्या नहीं किया जा सकता है, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल, कब तक, जब तक कि उनके रिमूवल के लिए ऐसा मोशन ना लाया गया। भाई ले आएंगे उस समय तो फिर बात करेंगे ही आपके बारे में, है कि नहीं। अदरवाइज आपके कंडक्ट के बारे में यहां पे कोई बात नहीं हो सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जो है अपनी बेंच पे बैठे हैं, उनका सारा दिमाग ये है कि आज हमारे बारे में डिस्कशन होने वाला है, कहां पे, पार्लियामेंट में। बात समझ रहे हैं आप, इस बात का कोई फियर नहीं है उन्हें कि हमारे बारे में कहां पे चर्चा होगी, पार्लियामेंट में होगी, नहीं हो सकती है। ठीक है। ब्रजभूषण की केस आई थी एक बार सेडिशन के पहले, बिहार यानी पटना हाईकोर्ट का मामला था और उनमें उन्होंने कुछ बात बोला था, तो नेहरू ने ये लेटर लिखा था किसको, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि ये तो बहुत बड़ी बात बोल दिए हैं। यानी ये बात डिस्कशन में नहीं आई, ये बात लेटर के थ्रू आई थी। कहां से आई थी, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ इस बात पर कि इन्होंने ऐसा जजमेंट दे डाला है, तो लेटर के थ्रू ये कन्वर्सेशन हुआ था और उसी के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था आपके यहां, जिसमें पब्लिक ऑर्डर को जोड़ा गया था। आर्टिकल 19(1) में क्या जोड़ा गया, 19(1)(1)(a) था और इसका रिस्ट्रिक्शन कहां था, 19(2) में। तो यहां पे क्या जोड़ दिया गया था, पब्लिक ऑर्डर। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था कि यदि आप ऐसी कोई बात बोलोगे और जिससे पब्लिक ऑर्डर आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तब आपको इस बात पर क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। मेरी बात आप समझ पाए। इनके कंडक्ट के बारे में आप क्या नहीं कर सकते हो, डिस्कशन नहीं करोगे। वर्ड सेल यूज हुआ है, क्या सेल यूज, मैंडेटरी वर्ड है, बात समझ पाए आप। तो ये प्रोटेक्शन इनको यहां भी मिल गया कि इनके आचरण के बारे में आप बात नहीं कर पाओगे। उनकी 125 उनकी सैलरी को आप क्या नहीं कर पा रहे हो, कम नहीं कर पाएगी एग्जीक्यूटिव। और 129 में आपको पता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आप यदि कुछ नहीं कर पाएंगे तो इनके पास ये पावर है कि इनका जो कंटेम्प्ट करेगा ये खुद उसे क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। बात समझ पाए। इसका मतलब इनके अगेंस्ट यदि आप जा रहे हैं तो ये क्या कर सकते हैं, आपको पनिश कर सकते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में दो ही चीजें आती है कि इनके जो जजमेंट्स होंगे एज अ रिकॉर्ड होंगे, एज अ प्रेसिडेंट होंगे। कैसे रखे जाएंगे, एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब कहां पे आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होंगे एज अ प्रेसिडेंट यूज होंगे, आर्टिकल 141 में देखा है। कहां पे, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि कोई जजमेंट दिया जा रहा है तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये क्या होगा, बाइंडिंग होगा। क्या होने वाला है, ये बाइंडिंग होने वाला है। बाइंडिंग किसके ऊपर, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो भी है वो उसके लिए क्या है, बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट बाउंड टू ओबे। ठीक है, ये खुद अपने डिसीजंस को फॉलो करने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। और ये बात कहां बताई गई है, 141 में बता दिया गया है। और 129 क्या कह रहा है कि ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब इसके जो जजमेंट्स हैं वो एज अ रिकॉर्ड होंगे, एज अ प्रेसिडेंट यूज किए जाएंगे। और दूसरा कि यदि से कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसे क्या कर सकता है, वो पनिश कर सकता है। और यही बात हाई कोर्ट के पास भी है 215 में। कहां पे,
बोलो भैया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट को कहां डिक्लेयर करा गया है? 215 में। देख पा रहे हैं आप? बोलिए। और फिर आप देखिए 138 में क्या है? जुरिस्डिक्शन। किसके बारे में बात कर रहा है? जुरिस्डिक्शन के बारे में बात कर रहा है, क्षेत्राधिकार के बारे में बात किया है। और यहां पे पार्लियामेंट क्या करता है? इनके जुरिस्डिक्शन को एक्सपेंड करता है। क्या करता है? वहां पे लिमिटेशन की बात नहीं करी गई। किसकी बात नहीं करा है? और यदि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ ला रहा है जो इनके जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, जो इनके फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो उसके लिए प्रोसीजर अमेंडमेंट का समझते हैं क्या है? चैप्टर जो है भाग 5 चैप्टर 4, भाग 5 में, और चैप्टर कौन सा है आपका? 4 है। तो ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, इसके लिए यदि आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो 368 का क्लास 2 का प्रोवाइजो आपको यूज करना होगा। इसका मतलब स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यदि आप क्या करना चाह रहे हो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को आप कर्टेल करना चाह रहे हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, तो कैसे होने वाला है? स्पेशल मेजॉरिटी, फिर वही लोकसभा, राज्यसभा, फिर कहां जाने वाला है वो मामला? कहां पे? रेटिफिकेशन के लिए जाने वाला है। 1/2 ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। ये सामान्य बात है? बोलिए। यानी जनरली आप किसी को जब चाहें उसे उसके पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कैसा प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपको? तो कहने का मतलब ये जो प्रोविजंस है वो आपके जुडिशरी को क्या बनाते हैं? इंडिपेंडेंट बनाते हैं। आपके यहां की जो जुडिशरी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है बाय दीज प्रोविजंस। पहला आर्टिकल मैंने कौन सा मेंशन किया आपके लिए? ये 50 था। कौन सा आर्टिकल था? दूसरा मैंने आपको क्या बताया? चलो 121 डिस्कशन नहीं करोगे। 124 क्लास 4 रिमूव करना है आपको, और 124(1) में कोलिजियम है आपका। नेक्स्ट क्या है आपका? 129 है, 125 है, 138 है। बोलिए। ये जो प्रोविजंस हैं, यहां पे जो बात ये है, यही बात कहां पे है? 1 प्रोवाइजो बी में है। और ये कहता है कि यहां पे हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल का वही प्रोसीजर होगा जो कि यहां पे बताया गया। जैसे आपने 32 पढ़ा 12 पढ़ा ना, और 36 पढ़ते, तो 36 में सीधे सीधे बता दिया कि इसमें स्टेट की डेफिनेशन वही होगी जो 12 में दिया गया। और वैसे यहां पे इनका रिमूवल वैसे ही होगा जैसे कि 124 में दिया है। और यहां पे क्या है आपकी? स्पेशल मेजॉरिटी प्रेजेंटेड वोटिंग की 2/3। क्लियर है? ठीक है। तो ये पावर इनको मिल गया है यहां पे। तो आप मुझे ये बताइए, यहां पे तो ये प्रयास करेंगे, कदम उठाएंगे। दूसरा, उनके कंडक्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। क्या नहीं कर पाएंगे? उन्हें अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। अपॉइंटमेंट में सिर्फ प्रेसिडेंट का क्या है? सिर्फ एक वारंट है, एक हस्ताक्षर है इस बात का। नाम कौन रेफर करने वाला है? कोलिजियम। और वो प्योरली किसके द्वारा कन्फाइंड है? जुडिशरी के द्वारा। किसके द्वारा? तो आपका कोई इंटरफियरेंस नहीं है वहां पे। आपके इन्फ्लुएंस में रह करके मैंने कोई डिसीजन दिया है या नहीं दिया है, आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। कौन सा? कि वहां पे अपॉइंटमेंट करने के लिए जहां गया वहां पे नाम आप क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। बोलो भाई। अदरवाइज अपॉइंटमेंट में नाम भी रेफर नहीं कर पा रहे हैं आप। 124 में रिमूवल भी टफ प्रोसीजर है, सामान्य नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका? 125। यदि अपॉइंटमेंट हो गया है तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं कर पा रहे हो आप? कोई भी डिसएडवांटेज डिडक्शन नहीं हो पा रहा है। यहां पे अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। जो सैलरी फिक्स है वो देना पड़ेगा, या तो रिमूव करके हटाओ मुझे। नेक्स्ट क्या है? 129। ये क्या करता है कि अपने कंटेम्प्ट के लिए क्या कर सकता है? आपको पनिश कर सकते हैं। और फिर 138 में आप उनके जुरिस्डिक्शन को क्या नहीं कर पा रहे हैं? कर्टेल नहीं कर पा रहे इन जनरल। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में ये क्या तैयार कर दिया है आपका? एक सील्ड तैयार कर दी है। किसके ऊपर? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। कौन नहीं इंटर कर पा रहा है? सामान्य तौर पर
एग्जीक्यूटिव नहीं घुस पा रही है यहां पे। बात समझ पाए? यहां पे कौन है और ये कैसे काम कर रही है? इंडिपेंडेंटली। बात समझ पाए? अब ये कोई प्रैक्टिकल ये एग्जांपल हो सकता है आपके पास कि वो उनके इन्फ्लुएंस में है, वो उनके डिसीजन में दी है, उस पर हमें नहीं जाना है। थ्योरेटिकली यही है आपका। यदि इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करें, यदि कभी मेंस में आपके क्वेश्चंस आए तो इतने सारे प्रोविजंस हैं आपके यहां जो कि उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। समझ में आई बात? याद हो जाएगा। पहला कौन सा? आर्टिकल। नेक्स्ट बोलते जाओ यार। हो जाएगा, ठीक है। अब इसे चाहे आप 150 शब्द में लिखिए, चाहे इसे 250 शब्द में लिखिए, चाहे 1000 शब्द में लिखिए। बात समझ पाए आप? ये आपके ऊपर है, ये आपकी आर्ट पर डिपेंड करेगा।